Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स बच्चों हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है लाइट रिएक्शंस। अब बच्चों लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम स्टडी करके आए हैं। बच्चों इसके पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो फेजेस के अंदर होती है, एक को हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं और एक को हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं। अब बच्चों लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस में मैंने आपको फर्क पढ़ाया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने फर्क जो है उसको दोबारा लिख दिया है, आप लोग यहाँ से देख लें। बच्चे जो लाइट रिएक्शंस होते हैं मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शंस हैं डायरेक्ट सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो डार्क रिएक्शंस है बच्चों दीज रिएक्शंस डू नॉट यूज सनलाइट डायरेक्टली, ये डायरेक्ट सनलाइट को यूज नहीं करते। बच्चों लाइट रिएक्शंस के अंदर दो चीजें बनती हैं, एक का नाम है एटीपी और एक का नाम है एनएडीपीएच। ठीक है क्या बच्चों, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था क्या मतलब होता है एनएडीपीएच का, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट और एच से हाइड्रोजन। ठीक है तो आपने इसको जहन में रखना है, इसकी एब्रीविएशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। बच्चों लाइट रिएक्शंस के दौरान दो चीजें बनती हैं, एक है एटीपी और एक है एनएडीपीएच। जबकि डार्क रिएक्शंस में बच्चों क्या होता है एटीपी और एनएडीपीएच जो है ये दोनों क्या होते हैं बच्चों जो है इस्तेमाल होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। लाइट रिएक्शंस बच्चों कहाँ हो रहे होते हैं, ठीक है दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है यहाँ पे हो रहे होते हैं, जबकि बच्चों डार्क रिएक्शंस जो है ये कहाँ पे हो रहे होते हैं, दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आए हम सबसे पहले लाइट रिएक्शंस की डायग्राम देखते हैं। बच्चों इसके डायग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पेपर में राइट नोट ऑन लाइट रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। बच्चों लाइट रिएक्शंस को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इट इज आल्सो कॉल्ड एज जी स्कीम। इसकी जी शेप की वजह से ना यहाँ से देखेंगे ये जो इसकी शेप है ये जी शेप है, तो लाइट रिएक्शंस को हम जी स्कीम भी कहते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ ले वो राइट अ नोट ऑन लाइट रिएक्शंस, या फिर वो आपसे पेपर में पूछ ले राइट अ नोट ऑन जी स्कीम, तो आपने घबराना नहीं है, जी स्कीम जो है वो लाइट रिएक्शंस को ही कहते हैं। आप अपनी बुक के ऊपर छोटा सा लिख लें। अब बच्चों इसके डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, इसके डायग्राम जब बच्चों आपने बनानी है तो सबसे पहले बच्चों आपने इस तरह से ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। आप लोगों ने बच्चों इस तरह से एक 6 कॉर्नर रिंग बना लेनी है, एक इस तरह से, क्योंकि बहुत आसान है। इसके बाद बच्चों आप इसके अंदर इस तरह से ना छोटी छोटी थैलियां बना देंगे। ठीक है इस तरह छोटी छोटी थैलियां बना देंगे आप। ठीक है जितना आपके दिल करते हैं आप छोटी छोटी सी थैलियां बना दें, जिस तरह आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने पेज के ऊपर इसको ड्रॉ करना है, एक बच्चों यहाँ पे इस तरह, और उसके बाद एक थोड़ी सी थैली जो है इसके ऊपर आपने बना देनी है। अब बच्चों फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अब देखिए यहाँ पे तो उन्होंने ठीक है डबल एरो लगाया हुआ, आप डबल एरो ना भी लगाएं तो भी खैर है, आप सिंपल इस तरह से एक एरो लगा सकते हैं। ठीक है एक एरो आपने यहाँ पे लगा लिया, एक एरो आप इसी तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक एरो बच्चों आप जो है इसी तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है यहाँ पे इन्होंने डबल एरो लगा लिया, अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं बना सकते तो एक भी एरो लगा लेंगे बहुत है। ठीक है अब इसमें होता क्या है, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, तो आप लोगों के लिए होपफुली जो है ये सारी चीजें जो है बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैंने आप लोगों को बेसिक सा बता दिया लाइट रिएक्शंस के बारे में। अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं। अब बच्चों होता क्या है, आपने सबसे पहले तो जहन में रखना है कि जितना भी ये लाइट रिएक्शन है ना बच्चों, ये थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है बच्चों, थैलाकॉइड के अंदर। थैलाकॉइड क्या होता है, चलिए मैं आपको नीचे थैलाकॉइड एक मिनट डायग्राम से फिर दिखा देता हूँ। बच्चों आपको नजर आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों इस तरह से ना थैलियों का ढेर लगा होता है, और एक थैली को बच्चों हम थैलाकॉइड कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि थैलाकॉइड के अंदर काफी सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पड़े होते हैं। तो बच्चों ये एक थैलाकॉइड है, और ये जो जी स्कीम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितना भी रिएक्शन है बच्चों ये सारे के सारे थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है, तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि यहाँ पे काफी सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हैं। तो बच्चों जब काफी सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होते हैं ना, तो बच्चों इसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिस्टम। तो आप लोग इसको भी बुक के ऊपर लिख लें। फोटोसिस्टम क्या होता है, जब काफी सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो इनको मिलाकर हम फोटोसिस्टम कहते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो फोटो सिस्टम है, एक ये फोटो सिस्टम है तो ये भी फोटो सिस्टम है। अब बच्चों जब सूरज की रोशनी इस फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ती है, ठीक है अब फोटो सिस्टम के अंदर क्या है, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स है ना, तो जब बच्चों लाइट एनर्जी इन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ेगी, तो बच्चों क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के सेंटर में ना हमारे पास मैग्नीशियम का एटम होता है। कौन सा एटम होता है बच्चों, मैग्नीशियम। और आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो 2 होती है, +2 होती है। +2 का मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज करने की सलाहियत रखता है। बच्चों आपने केमिस्ट्री के अंदर बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब बच्चों वो एनर्जी को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं बच्चों, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स के अंदर चले जाते हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं।
और बच्चों जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में दोबारा नीचे आते हैं तो उसी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें आप बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ के आए, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब एटम्स जो है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं तो वो निचली लेवल से हायर लेवल्स में चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे वापस आते हैं तो वो उसी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। अब बच्चों होता क्या है, ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इतने सारे इकट्ठे पड़े हुए हैं जिसको मिला के फोटो सिस्टम कह रहे हैं बच्चों, जब इस पर लाइट एनर्जी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी बच्चों, तो उसके सेंटर में जो मैग्नीशियम एटम है ना बच्चों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये जो सेंटर में मैग्नीशियम एटम है बच्चों, यहाँ से क्या होगा बच्चों, उसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जब उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो बच्चों वो हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, वो हायर शेल्स के अंदर चले जाएंगे। तो बच्चों होगा क्या, जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे एक प्रोटीन पड़ी होगी, ठीक है, वो क्या करेगी बच्चों, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी, ले लेगी। ठीक है, अब बच्चों इसी तरह जब यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भी एक प्रोटीन पड़ी होगी जो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी। अब बच्चों हुआ क्या कि यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हो गई और यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। ऐसे ही है ना, जब ए फर्ज करें इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब बच्चों इस कमी को पूरा करना है हमने। इस कमी को कैसे पूरा किया जाता है बच्चों, ठीक है, वाटर को, ठीक है, हम कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस के, अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो उसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बच्चों, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी की मौजूदगी में बच्चों और क्लोरोफिल की मौजूदगी में बच्चों क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, 7 ऑक्सीजन और 7 दोबारा वाटर भी बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो वाटर आप नजर आ रहा है ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर इस्तेमाल होता है, तो बच्चों वाटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब वाटर को बच्चों ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। अब वाटर को जब टूटा तोड़ा जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, अब देखिए वाटर है H2O। अब H2O के अंदर बच्चों क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और बच्चों ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन जो है बच्चों ज़हन में रखें एटॉमिक शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब H2O से हम कहते हैं हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, हाफ, मतलब 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो और रह जाएगा ना। ठीक है, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, एक वाटर में मॉलिक्यूल टूटेगा तो उससे दो हाइड्रोजन के एटम्स और बच्चों साथ जो है क्या मिलेगा हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, O2 की शक्ल में। तो इसी वजह से हम, ठीक है, एक वाटर से कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 1/2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना है बच्चों, जब ये वाटर टूटेगा तो हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। अब बच्चे जो दो हाइड्रोजन एटम है, अब इन दोनों हाइड्रोजन एटम जो है दोनों ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। आपको पता है ना, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, उसके शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, दूसरा हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो बच्चों इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव और साथ जो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो ये वाले हैं। ठीक है, तो वाटर बच्चों क्या है, जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो इससे हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, दो हाइड्रोजन आइंस बनेंगे और बच्चों साथ इसके दो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन वाटर को टूटने से बने बच्चों, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों, ये जो फोटो सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स काफी सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो बच्चों उसके जो सेंटर में, क्लोरोफिल के सेंटर में एक एटम है जिसको मैग्नीशियम का नाम देते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो एक्साइट कर गए, वो ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर जो है एक प्रोटीन ने पकड़ लिया। तो बच्चों यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। अब बच्चों जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो इसको पूरा कौन कर रहा है बच्चों, इसको पूरा कर रहा है वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो ब्रेक डाउन हो रहा है। किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उससे निकल रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल को टूटने से दो हाइड्रोजन के आयंस निकल रहे हैं और बच्चों साथ दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर देंगे और बच्चों जो ऑक्सीजन है ना ये रिलीज हो जाएगी। हम ये देखते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो बच्चों यही वो स्टेप है जहां पे ऑक्सीजन जो है इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, आपने इसको भी जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि जब दो इलेक्ट्रॉन को इसने पकड़ लिया, अब बच्चों जो दो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों आगे एक चेन से गुजरते हैं जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चों इसके अंदर कई सारी प्रोटीन्स होती हैं, इसको हम फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे कौन कौन सी प्रोटीन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं। तो अभी आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये चेन इस तरह से होती है। इसके अंदर काफी सारी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ना जो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन के पास आते हैं, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथे के पास जाते हैं। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आएंगे बच्चों तो वो क्या करेंगे बच्चों को एनर्जी को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। और बच्चों जब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ आएंगे वो एनर्जी को रिलीज करेंगे और बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स की जो रिलीज एनर्जी है ना बच्चों वो एटीपी बनाने के अंदर इस्तेमाल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों आपको एटीपी कैसे बनेगा।
एटीपी बनता है बच्चों तब जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बच्चों एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलता है और क्या बनाता है बच्चों, एटीपी बनाता है। अब इन दोनों को मिलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब बच्चों एनर्जी कहां से आएगी, ये एनर्जी आएगी जब इलेक्ट्रॉन टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी इन दोनों को आपस में मिला के एटीपी बना देगी। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी है वो सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए इस्तेमाल होती है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि जब लाइट एनर्जी यहां पर पड़ी थी तब लाइट एनर्जी इस फोटो सिस्टम के ऊपर भी पड़ी थी, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स काफी सारे इकट्ठे हुए हैं ना, तब लाइट एनर्जी यहां पर भी पड़ी थी। और जब लाइट एनर्जी यहां पर भी पड़ी थी तो इसके अंदर भी मैग्नीशियम एटम था, तो इसके अंदर से भी दो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एक्साइट कर गए थे ऊपर की तरफ। अब दो इलेक्ट्रॉन की कमी यहां पर भी है। अब बच्चों इस दो इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर रहा है बच्चों, यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना बच्चों, इसको इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर रहे हैं। अब जो इसके दो इलेक्ट्रॉन थे वो पहले यहां पे गए, फिर यहां से जब नीचे की तरफ आएंगे ना बच्चों, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये क्या करेंगे, यहाँ पे मौजूद जो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा कर रहे हैं, जो इससे पिछले वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और इसके दो इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर रहा है बच्चों, वाटर पूरा कर रहा है। अब बच्चों जो इसके दो इलेक्ट्रॉन देखें, जब यहाँ पे लाइट पड़ी तो इसके मैग्नीशियम के एटम से जब दो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उन दो इलेक्ट्रॉन की कमी को इन दो इलेक्ट्रॉन ने पूरा कर दिया। अब बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो इसके एक्साइट होकर ऊपर गए थे, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, इन दो इलेक्ट्रॉन का कैसे इस्तेमाल होता है बच्चों, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, एक एंजाइम आगे पड़ा होता है, वो एंजाइम्स क्या करता है बच्चों, इन दो इलेक्ट्रॉन्स का और बच्चों यहाँ पे वाटर के टूटने से जो हाइड्रोजन आइंस बने थे ना बच्चों, इन हाइड्रोजन आइंस को देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन आइंस और बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, इनको ऐड कर देता है NADP में। बच्चों NADP है ना जो, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, को एंजाइम। को एंजाइम आपको पता है कि क्या होता है बच्चों, कुछ एंजाइम्स को काम करने के लिए जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, ठीक है, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। अब जो कोफैक्टर दो तरह के थे, एक था ऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक था इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। याद है ना, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 7 के अंदर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को बच्चों हम एक्टिवेटर कहते हैं। अब बच्चों जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है वो आगे दो तरह का होता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर बच्चों वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो बच्चों उसे हम नाम देते हैं को एंजाइम का। तो असल में ये एंजाइम का मददगार है, ये एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है। जो बच्चों जब एंजाइम के साथ अटैच होता है ना तो एंजाइम क्या करता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन आयन है बच्चों, इन दोनों को इसके अंदर ऐड करके क्या बना देता है बच्चों, NADPH बना देता है। क्या बना देता है बच्चों, NADPH बना देता है। बच्चों NADPH क्या है बच्चों, आप इस तरह से समझें कि ये जो लाइट रिएक्शंस है ना, NADP को आप समझें कि बैटरी है। ये क्या है बच्चों, एक बैटरी है, खाली बैटरी है। अब जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है ना, आप उसे क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं। तो जैसे आप चार्जिंग पे लगाते हैं आपकी बैटरी के अंदर जो है वो चार्ज स्टोर हो जाता है। जब चार्ज स्टोर हो जाता है ना, फिर आप जब चार्जर से हटा देते हैं तो बगैर इलेक्ट्रिसिटी में, बगैर प्लग लगाए भी आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों उसके अंदर बैटरी डली हुई है जिसके अंदर अब करंट जो है वो महफूज हो गया है। बच्चों आप इसी तरह से समझे कि NADP है ना जो एक बैटरी है और खाली बैटरी है। लाइट रिएक्शंस क्या करते हैं बच्चों, इस NADP को चार्ज कर देते हैं NADPH में। चार्ज कैसे करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन को भी जमा कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को भी जमा कर देते हैं। अब बच्चों ये जो बैटरी है ना NADPH, जो इसके अंदर एनर्जी जमा हो गई है, ये एनर्जी आगे डार्क रिएक्शंस के अंदर हमें काम आएगी, डार्क रिएक्शंस के अंदर हमें चाहिए होगी, वहां पे जाके एनर्जी क्या होगी बच्चों, इस्तेमाल होगी। तो बच्चों अब देखें, कुल मिला के मैंने आपको दो बातें बताई थी जब मैंने आपको लाइट रिएक्शन शुरू करवाया था कि लाइट रिएक्शंस बच्चों ये सनलाइट को डायरेक्टली यूज करते हैं। सनलाइट को डायरेक्टली यूज करने से क्या मुराद है बच्चों, यहाँ पे देखें ये सनलाइट को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं सूरज की रोशनी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात बच्चों हमने ये पढ़ी थी कि यहाँ पे ATP और NADPH बनते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP और NADPH। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे ATP बन रहा है जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए नीचे आ रहे हैं, और बच्चों यहाँ पे NADPH बन रहा है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। दो, अब बच्चों ये ATP और NADPH जो है यहाँ पे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड स्टेप है जिसको हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे बच्चों, वहां पे ये इस्तेमाल होते हैं, वहां पे ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, इस्तेमाल होते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना। तीसरी बात बच्चों हमने ये पढ़ी थी कि ये जो जितना भी लाइट रिएक्शन है बच्चों, ये कहां पे हो रहा होता है, ठीक है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। क्लियर। अब बच्चों आए हम बुक से इसकी थ्योरी को जो है वो रीड करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें लाइट रिएक्शंस लिखा हुआ है, वो कहते हैं अब बुक में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस के दौरान लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH। बच्चों मैंने आपको बताया ना कि लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, लाइट एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, और H का मतलब हाइड्रोजन।
तो ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ना एटीपी और एनएडीपी इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं बच्चों। क्यों बनते हैं? ताकि जो फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड फेज है, जिसको हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं बच्चों, वहां पे जाके इस्तेमाल हो सके और वहां पे जाके ग्लूकोज बना सके। अब बच्चों पूरे लाइट रिएक्शन में कहीं पे ग्लूकोज बनी नहीं ना बनी बच्चों। अब वो जो ग्लूकोज है वो डार्क रिएक्शंस के अंदर बनेगी और ग्लूकोज के बनने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी जो है वो हम लाइट रिएक्शंस के अंदर बनाते हैं। किस शक्ल में बनाते हैं? एटीपी और एनएडीपीएच की शक्ल में बनाते हैं। अब बच्चों लाइट रिएक्शंस के अंदर कौन कौन से की इवेंट्स हो रहे होते हैं, आए हम इनको स्टडी करते हैं। अब बच्चे इसमें जो फर्स्ट की इवेंट है ना, इसमें आप हेडिंग देंगे रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी हेडिंग देंगे बच्चों आप? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों आए हम इसको रेड करते हैं, बहुत आसान है कि जब आपने डायग्राम को समझ लिया ना, डायग्राम को आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो आप लोगों के लिए की इवेंट्स हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं और आप लोग इनको फिंगर टिप पे बहुत आराम से याद कर लेंगे। बच्चों देखें, व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट, जब क्लोरोफिल जो है वो रोशनी को जज़ब करता है, टू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने आपको बताया ना कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है। तो मैग्नीशियम से बच्चों जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब वो रोशनी को जज़ब करेंगे तो उसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अब बच्चों जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्लोरोफिल से रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से दोबारा दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम शो की हुई है। अब बच्चों यहाँ पे एक ये भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं जिनको मैंने आपको बताया था हम फोटोसिस्टम कहते हैं, और ये भी बच्चों काफी सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे पड़े हुए हैं जिनको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी और यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी बच्चों, तो इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है बच्चों? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से क्या हो गए बच्चों? रिलीज हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, बहुत आसान है। तो देखें फर्स्ट जो पॉइंट है वो आप लोगों को याद हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बच्चों जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए हैं बच्चों, तो आगे एक चेन से गुजरेंगे जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो देखें, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बच्चों जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। इन दिस चेन में व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, जब बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो वो ये वाला हायर हायर से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जब वो क्या करते हैं बच्चों, पास करते हैं, मूव करते हैं, तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोबारा डायग्राम से ताकि आप लोग इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। बच्चों ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है। जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल तक पास करते हैं, गुजरते हैं, तो यहाँ से ठीक है, आपको पता है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब बच्चों ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, एटीपी कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो वो जिस एनर्जी को रिलीज करते हैं उससे जो है वो बच्चों क्या बनाई जाती है? एटीपी बनाई जाती है। बच्चों अगला जो थर्ड स्टेप है हमारा, दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। पानी की ब्रेकडाउन। बच्चों आपको पता है कि वाटर जो है उसको तोड़ा जाता है, उसको तोड़कर बच्चों हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है जिसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स बनते हैं। अब बच्चों जो दो हाइड्रोजन एटम है ना, ये क्या करते हैं बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर वो जो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई थी, उन दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ये पूरा करते हैं। देखें, लाइट आल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स। जो लाइट है बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगी? ब्रेक करेगी। तो आपने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि लाइट एनर्जी जो है वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, वाइल हाइड्रोजन एटम, जबकि जो हाइड्रोजन एटम आपको नजर आ रहे हैं ना बच्चे, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं क्लोरोफिल को और हाइड्रोजन आइंस बन जाते हैं। देखें यहाँ पे देखें, ये जो वाटर है जब ये टूटेगा तो इससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे। अब बच्चों जब ये हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो बच्चों ये हाइड्रोजन आइंस बना देंगे, और जो लूज इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, ये किसके पास चले जाएंगे? ये चले जाएंगे क्लोरोफिल के पास। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों इसको डायग्राम से दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को हर लिहाज से कॉन्सेप्ट जो है मजीद क्लियर हो जाए। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से हाफ ऑक्सीजन निकली, ये रिलीज हो गई। अब बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन आइंस हैं और बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जिसके दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हुए थे? एक्साइट हुए थे। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो दो हाइड्रोजन आइंस हैं जो कि वाटर से निकले थे, समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, दो हाइड्रोजन आइंस जो कि वाटर से निकले थे, और बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस क्लोरोफिल से निकले थे बच्चों, ये क्या करेंगे? ये एनएडीपी के अंदर ऐड होंगे और एनएडीपीएच बना देंगे। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, इसी को हम थ्योरी से देख लेते हैं। अगली बच्चों आप हेडिंग देंगे एनएडीपीएच फॉर्मेशन की। अब देखें, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब बच्चों क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एटीपी की प्रोडक्शन के बाद, मैंने आपको बताया ना, ठीक है, मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूं बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखें तो
बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटीपी प्रोडक्शन के बाद, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस, ठीक है, जो कि वाटर से रिलीज हुए हैं, ये बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखें, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी को प्रोडक्शन के बाद, अब यहाँ पे बच्चों बात खत्म होगी, आगे नई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर, और वाटर के हाइड्रोजन आइंस आर यूज टू रिड्यूस। अब बच्चों रिड्यूस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर रिडक्शन पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। रिडक्शन का मतलब क्या था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अब बच्चों यहाँ पे NADP के अंदर हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, तो बच्चों इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, वो कह रहा है कि क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स एटीपी प्रोड्यूस करने के बाद और जो पानी के हाइड्रोजन आइंस हैं बच्चों, वो NADP को रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस मतलब उसकी रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन करने के बाद बच्चों क्या बना देंगे, NADPH बना देंगे। और NADPH का मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको 12 मरतबा बताता रहा हूं, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फास्फेट। और बच्चों यहाँ पे आप इसको हाइड्रोजन पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं रिड्यूस्ड। रिड्यूस मतलब इसकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन से क्या मुराद है बच्चों, ये एम्प्टी बैटरी थी, मैंने आपको पहले बताया ना, NADP जो आप खाली बैटरी की तरह समझें, कि जब इसके अंदर प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स मतलब बच्चों जो हाइड्रोजन आइंस है ना, मैं इसी को प्रोटॉन का नाम दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है इसके सेंटर में एक, ठीक है, प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बाकी क्या बचता है, ये प्रोटॉन ही बचता है। तो जब बच्चों इसके अंदर हाइड्रोजन आइंस या फिर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब NADP के अंदर क्या हो जाएंगे बच्चों, जमा हो जाएंगे, तो बच्चों ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, चार्ज बैटरी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो कि आगे डार्क रिएक्शंस के अंदर काम आएगा। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। NADPH फॉर्मेशन बच्चे इसके 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। या आप लोगों से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और डायग्राम की आपने 12 मरतबा प्रैक्टिस करनी है। मैं बच्चों लास्ट में आपको NADP बता देता हूँ। NADP क्या है, ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है बच्चों, आपकी बुक के अंदर लाइट रिएक्शन के साथ एक छोटा सा बॉक्स बना है, वहां पे गिवन है। NADP की एब्रीविएशन क्या होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, इट इज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है। और कोएंजाइम क्या होता है बच्चों, जब ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है तो इसे हम कोएंजाइम कहते हैं। अब बच्चों NAD की एक शक्ल NADP है, जिसको हम, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ इट्स कोएंजाइम आल्सो कैरीज फास्फेट, जिससे हम NADP यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं। जो NAD है ना, इसकी अलग अलग शक्लें, इसकी एक शक्ल जो है उसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, जिससे हम NADP का नाम देते हैं। NADP मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ठीक है, इसे हम NADP कहते हैं। बच्चों होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम डार्क रिएक्शंस स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपका किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।